हेलो स्टूडेंट, सो वेलकम टू आर योर कोचिंग क्लासेस। सो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक न्यू टॉपिक के बारे में जिसका नाम है लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। ओके, सो देखते हैं कि लिक्विडेशन का मतलब क्या होता है, उसको किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहली चीज़ जो है कि पहले लिक्विडेशन का मतलब समझ के ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए पहले से लिख के रखा है, देख लेते हैं यहाँ पे। सो लिक्विडेशन मीन्स is a process in which the company brought to an end। ओके, मतलब कि लिक्विडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कंपनी को आप क्या कर रहे हो, क्लोज कर रहे हो, उसको एंड कर रहे हो। अच्छा, तो कंपनी एंड क्यों हो रहा है, यहाँ पे क्लोज क्यों हो रहा है? उसके कुछ ना कुछ तो रीजंस रहेंगे। मे बी कंपनी को लॉसेस हो रहे हैं ईयर बाय ईयर। अगर कंपनी का कुछ इंसॉल्वेंसी का प्रॉब्लम वगैरह हो गया है, या कुछ डायरेक्टर्स में डिस्प्यूट्स वगैरह हो गया, मेंबर्स का कुछ इशू हो गया है, तो इस रीजन की वजह से कंपनी क्या होती है, क्लोज होती है। ठीक है, तो ऐसे टाइम पे अगर कंपनी को क्लोज करना है तो कुछ प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपने सुना ही होगा कि कंपनी स्टार्ट करना ईजी होता है और उसको क्लोज करना उतना ही डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि जब भी कंपनी स्टार्ट होता है तभी उसका कुछ अफेयर्स वगैरह नहीं होते, उसके लेन देन वगैरह नहीं होते हैं, राइट ना। लेकिन जब भी कंपनी आप क्लोज करने जाते हो तभी उसके बहुत सारे लेन देन होते हैं, सेटलमेंट्स होते हैं, बहुत सारे अफेयर्स हैं जिसको उसको क्लोज करके ही कंपनी को बंद करना पड़ता है, राइट ना। तो यहाँ पे लिक्विडेशन का मतलब आपको शायद ही समझ में आ गया रहेगा। लिक्विडेशन का मतलब क्या होता है, जहाँ पे कंपनी का आपका अभी एंड हो रहा है, राइट। तो जैसे कि कंपनी को आपको क्लोज करना है तो सारे के सारे आपको असेट्स को बेच के जो भी आपका लाइबिलिटीज है उसको पे करना बहुत ही जरूरी होता है, राइट। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। अगर कंपनी को क्लोज करना है तो आपको प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, उस प्रोसेस के लिए बहुत सारा टाइम जाता है, राइट ना। और साइड बाय साइड कंपनी के जो बिजनेस के ट्रांजेक्शन रहते हैं उसको स्लो डाउन किया जाता है, ताकि एंड में जाके उसको क्या करना है, पूरा क्लोज करना है। आपने आज डिसाइड किया और कल उसको बंद करोगे तो ऐसा नहीं होता है, राइट। सो धीरे धीरे कैसे होता है, कंपनी क्या करती है, कंपनी क्लोजर का प्रोसेस स्टार्ट करती है और उसके ट्रांजैक्शन को स्लो डाउन करती है, राइट। तो ट्रांजैक्शन जैसे उनके चालू है तो ऑब्वियसली कंपनी का क्लोजिंग का प्रोसेस भी चालू होना जरूरी है। तो कंपनी क्या करेगी, फॉर दैट पर्पज, ये लिक्विडेशन का पर्पज के लिए कंपनी एक एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करेगी, राइट। तो ये एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा, ही विल टेक द चार्ज ऑफ ऑल द असेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनी, वो उसके अंडर ले लेगा, राइट। और असेट्स को बेच के जो भी पैसा आएगा उसमें से सारे के सारे लाइबिलिटीज वो पे करेगा। तो वो जो बंदा है, वो जो एडमिनिस्ट्रेटर है, उस बंदे को ही हम लोग बोलते हैं लिक्विडेटर, राइट। सो वो लिक्विडेटर क्या करेगा, आपके सारे के सारे असेट्स एंड लाइबिलिटीज का चार्ज लेके असेट बेच के जो भी पैसा आएगा लाइबिलिटीज को पे करेगा, राइट। तो ये सारा चीज के लिए हम लोग क्या करते हैं, लिक्विडेटर को अपॉइंट करते हैं। सो बेसिकली लिक्विडेशन इज नथिंग बट आपका असेट बेच के जो पैसा आएगा उस पैसे से आपको क्या करना है, लाइबिलिटीज को पे करना है एंड कंपनी को क्लोज करना है। लेकिन यहाँ पे खाली असेट बेच के पैसा नहीं लाया जाता। यहाँ पे कुछ 4 वेज है जो जो कि मैं आपको फॉर्मेट में एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको क्लियर आइडिया आ जाएगा कि एक्चुअल में लिक्विडेटर उसका स्टेटमेंट किस तरीके से बनाएगा। तो ये वाले चैप्टर में आपको क्या करना है, 2 स्टेटमेंट्स को बनाना है, लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और सेकेंड एक स्टेटमेंट है वो जो जो कि पूछा जा सकता है आपको, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, राइट। तो ये सब चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करना है, उसके फॉर्मेट वगैरह मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा पूरा। तो जैसे कि आपको पता चल गया कि लिक्विडेशन का मतलब क्या होता है कि क्लोज ऑफ द कंपनी, तो पूरा फुल फ्लेश मीनिंग देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लिक्विडेशन मीन्स अ प्रोसेस इन विच द कंपनी ब्रॉट टू एन एंड। Okay, also the assets and the properties of the company are sold to pay creditors, bankers और any debt। मतलब कंपनी का जो भी कुछ लाइबिलिटीज है, एक्सटर्नल इंटरनल जो भी है, वो सब पे करने के लिए कंपनी क्या करेगा, यहाँ पे अपने एसेट को बेचेगा और पैसा लाके सबको क्या करेगा, पेमेंट करेगा। तो देखते हैं कि यहाँ पे आपको 2 स्टेटमेंट्स बनाने पड़ते हैं। सबसे पहला आपका स्टेटमेंट रहेगा, 2 स्टेटमेंट्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट आपका रहेगा लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, और सेकेंड आपको पूछा जाएगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ओके, तो ये 2 स्टेटमेंट्स आपको बनाने पड़ते हैं ये वाले चैप्टर में। सो अगर इसको समराइज करेंगे तो लिक्विडेशन इज नथिंग बट द क्लोज डाउन ऑफ द कंपनी। आपने 12th स्टैंडर्ड में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ये चैप्टर पढ़ा रहेगा, राइट। तो कुछ उसी तरीके का इसमें प्रोसेस है। तो ऑब्वियसली अगर कंपनी ने सारे के सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज का टेक ओवर किसको दिया है, लिक्विडेटर को दिया है। जो पर्सन अभी क्या करेगा, कंपनी के एसेट को बेचेगा और लायबिलिटी पे करेगा। सो बट ऑब्वियसली लिक्विडेटर फ्री में तो काम नहीं करेगा,
राइट, उसको भी कुछ ना उसको देना पड़ेगा, तो कंपनी उसको क्या पे करेगा, उसको कमीशन पे करेगा। उसको बोलते हैं लिक्विडेटर रेमुनरेशन, उस कमीशन को जो काम करेगा। तो यहाँ पे है ना वो रेमुनरेशन दो चीज़ों के ऊपर लेगा। लिक्विडेटर ने जितने भी असेट बेचे हैं, तो जितना भी असेट उसने सोल्ड किया है उसको बोलते हैं असेट रियलाइज करना। तो जितना भी असेट उसने रियलाइज किया उसके ऊपर भी कमीशन चार्ज करेगा, और उसने जितने भी लाइबिलिटीज पे किया उसके ऊपर भी कमीशन चार्ज करेगा। से फॉर एग्जांपल कि लिक्विडेटर ने 50,000 का कोई तो एक असेट बेच दिया, तो उस 50,000 में से उसने 20,000 का लाइबिलिटी पे किया, से फॉर एग्जांपल क्रेडिटर्स पे किया है, तो वो 50,000 के ऊपर भी कमीशन चार्ज करेगा, और उसमें से जो 20,000 का उसने लाइबिलिटी पे किया उस 20,000 के ऊपर भी उसका कमीशन चार्ज होगा। सो उसको बोलते हैं लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन। वो दो चीज़ों के ऊपर होता है, परसेंटेज ऑन एसेट रियलाइज और परसेंटेज ऑन अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड, या अमाउंट पेड, ऐसे भी बोल सकते हो। तो हम लोग देखते हैं कि लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट का अकाउंट किस तरीके से रहेगा। सो लेट्स हैव अ लुक कि लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट किस तरीके से रहेगा। ये फॉर्मेट को आपको याद करना पड़ेगा। ओके, सो जैसे कि मैंने बताया कि लिक्विडेटर क्या करेगा, सारी के सारे कंपनीज के असेट्स और लाइबिलिटीज को उसके अंडर ले लेगा, टेक ओवर कर लेगा, और असेट बेच के जो भी पैसा आएगा लाइबिलिटीज पे करेगा, राइट। तो यहाँ पे देखो उसके चार सोर्स ऑफ इनकम रहेंगे जहाँ से वो पैसा लेके आएगा, राइट। तो आप लोग देख सकते हो कि मैंने एक कंपनी का यहाँ पे ऐसे फॉर एग्जांपल नाम लिया है, एक्स कंपनी लिमिटेड है। अगर आप उसका लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ऐसे आप बना रहे हो तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। और ये जो साइड है उसका डेबिट साइड वाला ये रिसीट है, और ये है उसका पेमेंट साइड। यहाँ पे वो पैसा लेके आएगा, यहाँ पे वो पेमेंट करेगा, राइट। तो सबसे पहले कंपनी के पास जो भी कैश अवेलेबल रहेगा उस कैश को पहला वो यूज़ करेगा। सेकेंड थिंग वो क्या करेगा, सारे के सारे असेट्स को बेचेगा, से फॉर एग्जाम्पल प्लांट फर्नीचर डेटर्स या कुछ भी हो सकता है, जितना भी असेट लिक्विडेटर ने बेचा है वो यहाँ पे लिखेंगे, उसका टोटल हम लोग आउटर कॉलम में लेंगे यहाँ पे। उसके बाद सेकंड सोर्स जो है लिक्विडेटर कहाँ से पैसा लेके आएगा, सो सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटीज। तो सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटीज का मतलब कैसे होता है कि अगर आपने कोई भी असेट को बैंक में गिरवी रखा है, आपने प्लेज किया है, मॉर्गेज किया है, और उसके अगेंस्ट कुछ समथिंग आपने लोन वगैरह लिया है, तो ऐसे वाले सारे के सारे एसेट आपके आएंगे यहाँ पे सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटीज में, राइट। से फॉर एग्जांपल कि सपोज करो कि आपने आपके पास एक फर्नीचर था 5 lakhs का, ठीक है, आपने उसको गिरवी रख के उसके अगेंस्ट है ना आपने लोन लिया था एक 4 lakhs का, लोन लिया था 4 lakhs का, राइट। तो अभी बैंक क्या करेगा, जैसे उनको पता चल गया कि आपका कंपनी क्लोज हो रहा है, तो बैंक आपका ये 5 लाख का एसेट है ना किसी को सोल्ड कर देगा। सपोज करो कि सोल्ड करके बैंक को मिला है 4,50,000, और उसके अगेंस्ट आपका लोन का रिपेमेंट कितना करना था आपको 4 लाख। तो बैंक उसका लोन का अमाउंट कट करके माइनस करके 50,000 आपको क्या करेगा, रिफंड करेगा। तो यही रहता है आपके लिए सरप्लस। ये कंपनी के लिए क्या होता है, सरप्लस। मतलब सपोज करो कि एसेट बेच के 4,50,000 मिला, उसके अगेंस्ट आपका लोन 4 लाख का था और 50,000 आपको यहाँ पे मिल रहा है। लिक्विडेटर ट्राई करेगा कि कहाँ कहाँ से उसको पैसा रियलाइज करना है। तो सबसे पहले क्या, कंपनी का कैश उसने यूटिलाइज किया। सेकेंड थिंग व्हाट, कि उसने एसेट बेचे हैं, कुछ एसेट जो बैंक के पास थे, तो बैंक को उसने इन्फॉर्म किया है कि जो भी आपका लोन है रीपे करके जो भी बचेगा वो हम लोग को दे दो, ठीक है। ये बोलता है आपका सरप्लस ऑन सिक्योरिटीज। अच्छा, ये जो फोर्थ वाला चीज़ है कॉल मनी रिसीव्ड, तो कंपनी क्या करेगा, किसी किसी का पैसा पे करना बाकी रहता है। सपोज करो कि कंपनी ने जब भी स्टार्ट किया था कंपनी, तभी 10 रुपीज़ के कुछ शेयर्स बेचे थे, लोगों ने खाली 8 रुपीज़ से पे किया था, 2 रुपीज़ अनपेड थे, राइट। तो अभी कंपनी क्या करेगी, जो लोग का शेयर्स का पैसा अनपेड है उनको कॉल करेगी कि सर आपका 2 रुपीज़ बाकी है, अभी पे कर दो। सो ये कॉल मनी रिसीव का पैसा जो आपको मिलेगा। और ये जो लास्ट वाला चीज़ है मनी फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूटरीज, तो ये चीज़ क्या होता है कि जब भी कंपनी स्टार्ट होता है, तो कंपनी स्टार्ट होने के टाइम पे दो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं। उस दो डॉक्यूमेंट का नाम है एमओए और एओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो जब भी मेमोरेंडम साइन करने के टाइम पे कुछ मेंबर्स ऐसे रहते हैं कि वो लोग बोलते हैं कि हम लोग कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं देंगे कंपनी में, लेकिन हाँ जब भी कंपनी क्लोज होगा तभी हम लोग सो एंड सो अमाउंट का आपको कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे। अभी इनिशियल कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दे पाएंगे, लेकिन हाँ जब भी कंपनी का वाइंडिंग अप होगा, लिक्विडेशन होगा, तभी हम लोग क्या करेंगे, एक सर्टन फिक्स अमाउंट का हम लोग है ना एक प्रॉमिस करते हैं आपको कि इतना इतना अमाउंट हम लोग आपको पे करेंगे। तो कंपनी ऐसे टाइम पे लिक्विडेशन के टाइम पे वो लोग को याद करेगा, राइट, और उनको बोलेगा कि अभी कंपनी लिक्विडेट हो रहा है, तो आपने जो भी अमाउंट प्रॉमिस किया था, एक सर्टन सम अपने फिक्स आपने बता के रखा था कि 10 लाख का है, 50 लाख का है, 1 ईयर का जो भी अमाउंट है वो आपको अभी पे करना है। तो ये कॉन्ट्रीब्यूटरीज के पास से आप जो पैसा लोगे वो भी आपका यहाँ पे आएगा, मनी फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूटरीज।
राइट। तो लिक्विडेटर कुछ इस तरीके से वो पैसा लेके आएगा। अभी इसके बाद वाला जो पार्ट है इंपॉर्टेंट है, पेमेंट वाला पार्ट। तो जब भी वो लिक्विडेटर पेमेंट करने जाएगा तो सबसे पहला वो पेमेंट करेगा लीगल चार्जेस, जो भी डॉक्यूमेंटेशन वर्क है, नोटरी का चार्जेस वगैरह है, वो सारा चीज़ वो पहला लीगल चार्जेस पे करेगा। उसके बाद वो पेमेंट करेगा, खुद को पेमेंट करेगा लिक्विडेटर रेमुनरेशन, क्योंकि उसको पता है लिक्विडेटर को अगर ये सारी चीज़ को पे करते बैठ गया तो उसको कमीशन लेने के लिए पैसा बचेगा ही नहीं। तो सबसे पहला उसका कमीशन माइनस कर लेगा, ये दो टाइप का कमीशन वगैरह। उसके बाद वो पे करेगा लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, जो भी डॉक्यूमेंटेशन वाला खर्चा वगैरह रहेगा वो, ठीक है। उसके बाद वो पेमेंट करेगा डिबेंचर होल्डर्स को। अभी यहाँ पे डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करने के टाइम पे विद इंटरेस्ट उनको पेमेंट करना पड़ता है। कभी कभी जब तक आप डिबेंचर को पे करते हो उस दिन तक का भी आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। सपोज करो कि आपको बैलेंस शीट दिया रहेगा 31 मार्च तक का, लेकिन आपने डिबेंचर को फाइनल पेमेंट किया है 30 जून को, राइट। तो मार्च के बाद जून तक का मतलब 3 मंथ्स का भी आपको इंटरेस्ट उसको पे करना है। सो याद रखना, डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करने के टाइम पे उनका फेस वैल्यू तो पे करना ही है, डिबेंचर का अमाउंट तो पे करोगे, प्लस उसका इंटरेस्ट भी आपको पे करना है। आफ्टर द पेमेंट डिबेंचर होल्डर्स आपको पेमेंट करना है क्रेडिटर्स को। अभी यहाँ पे भी क्रेडिटर्स में दो टाइप के क्रेडिटर्स होते हैं, एक होता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर और सेकंड होता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का मतलब क्या होता है कि जब भी हम लोग क्रेडिटर्स को पेमेंट करने जाएंगे तो ऐसे कुछ क्रेडिटर्स हैं जिनको प्रेफरेंस दिया जाता है, फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता है। ओके, तो अभी ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स ना टोटल 7 टाइप ऑफ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स है, जिसमें गवर्नमेंट टैक्सेस वगैरह आता है, पीएफ, ईसीएसआई, और जो भी सैलरीज एंड वेजेस है, बोनस है, मतलब टूवर्ड्स दी गवर्नमेंट एंड एम्प्लॉयज़, आपके कंपनी के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं और गवर्नमेंट का जो भी ड्यूज बाकी है वो सारे के सारे ड्यूज आपके है ना प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में आते हैं। तो जब भी क्रेडिटर्स को पेमेंट करने जाओगे तो सबसे पहला प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को पे करना, उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को, ठीक है। फाइनली अभी आप क्या कर रहे हो, वो कंपनी के शेयर होल्डर्स को पेमेंट करने जा रहे हो, तो सबसे पहले आपको पेमेंट करना है प्रेफरेंशियल होल्डर्स को। तो प्रेफरेंशियल होल्डर्स को पेमेंट करने के टाइम पे भी आपको 3 अमाउंट का पेमेंट करना है। कभी कभी प्रेफरेंशियल होल्डर्स को फेस वैल्यू भी देना पड़ता है। कुछ प्रेफरेंशियल बोलेंगे कि सर हम लोग को प्रीमियम भी चाहिए, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, सो प्रीमियम भी पे करना है। एंड लास्ट चीज़ है उसका डिविडेंड, जो भी प्रेफरेंशियल का 10% प्रेफरेंशियल है, 15% प्रेफरेंशियल है, तो उसका डिविडेंड, तो आपको फेस वैल्यू, उनका प्रीमियम और डिविडेंड, ये तीनों चीज़ें पे करनी पड़ती हैं अगर क्वेश्चन में बोला है तो। अगर कुछ कुछ नहीं बोला है तो आपको खाली प्रेफरेंशियल का फेस वैल्यू पे करना है। एंड लास्ट जो भी अमाउंट बचेगा, बैलेंस अमाउंट रहेगा, वो अल्टीमेटली किसको जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। यहाँ तक तो अमाउंट बचता नहीं है क्योंकि सारे के सारे लाइबिलिटी पे करते करते इनको कुछ भी नहीं बचता है, लेकिन कुछ भी बचा, जो भी रिमेनिंग अमाउंट है, एनी रेसिड्यू विल बी पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो कुछ इस तरीके से फॉर्मेट रहेगा। यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है कि ये कैसे भी आप लिखोगे चलेगा, इसका जो ऑर्डर ऑफ ऑर्डर बोलते हैं वो ऊपर नीचे हुआ चलेगा, लेकिन ये ऑर्डर आपको फॉलो करना है। यही आपको पेमेंट के लिए सीक्वेंस याद रखना है। ये सीक्वेंस आपका ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये स्टेजेस है। सबसे पहले लीगल चार्जेस, देन लिक्विडेटर रेम्युनरेशन, देन लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, डिबेंचर, क्रेडिटर्स, प्रेफरेंशियल होल्डर्स, देन लास्ट इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये सीक्वेंस को अगर आपने ऊपर नीचे कर दिया तो आपका फॉर्मेट रॉन्ग माना जाएगा और आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। तो आई थिंक आपको लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट का लेजर समझा रहेगा। आपको कुछ भी डाउट्स रहेंगे, कुछ भी चीज़ समझी नहीं रहेगी, या इसमें का कौन सा कॉन्सेप्ट आपको और एक्सप्लेन करके चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और तब तक के लिए बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसका जो मैंने बताया था कि सेकंड वाला जो पार्ट है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का, उसके लिए भी एक अलग से वीडियो हम लोग रेडी करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू सो मच।